श्रुति ने तैयार होकर स्वयं को आईने में निहारा। शाम के 6 बज रहे थे। उसका और रवि का आज पिक्चर देखने का प्रोग्राम था। आज बहुत दिनों बाद उसने रवि से पिक्चर देखने का आग्रह किया था, जिसे रवि ने बिना किसी नुकुर के मान भी लिया था। इससे पहले जब भी श्रुति ने बाहर घूमने की इच्छा व्यक्त की, रवि ने सदैव कोई न कोई बहाना बनाया था। इसी कारण आज श्रुति प्रसन्न थी। किंतु ज्यों-ज्यों समय बीत रहा था, उसका मन बेचैन हो रहा था। 7 बजते बजते श्रुति का मन क्रोध से भर उठा, लेकिन क्या फायदा? यह कोई पहला अवसर नहीं था जब रवि ने उसकी खुशियों का गला घोंटा था। वो तो पहले दिन से ही ऐसा करता आया था। अनायास ही उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। खदवे की वेदना काव्य की चंद पंक्तियों के रूप में कागज पर उतर आई। श्रुति ने सोचा, क्यों न वो इन पंक्तियों को संजय को पढ़वाए। उसने तुरंत इंटरनेट खोला। संयोग से उसे संजय ऑनलाइन मिल गया। उसने वे पंक्तियां संजय को लिख भेजीं। संजय का मन उन्हें पढ़कर अभिभूत हो उठा। उस दिन चैटिंग के दौरान श्रुति ने जाना, उसकी भांति संजय भी अकेला और दुखी था। इससे पहले कि श्रुति उसके दुख का कारण पूछती, संजय ने उससे विदा ले ली। थोड़ी देर बाद कॉलबेल बजी। उसने दरवाजा खोला। रवि को आया देख वो अपने कमरे में आ गई। पूछोगी नहीं, आने में देर क्यों हुई? रवि ने उसके पीछे आते हुए कहा। इसमें पूछने की कौन सी बात है, हमेशा की भांति ऑफिस में आवश्यक काम आ गया होगा, श्रुति तल्खी से बोली। रात में वो कमरे में आई तो देखा, रवि निश्चिंत होकर सो रहा था। उसने उसे मनाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया था। उसने लेटे लेटे गौर से रवि को देखा। नितांत अपना होते हुए भी वो उसका अपना नहीं था। कहने को उसके विवाह को सिर्फ 4 माह बीते थे, किंतु ये 4 माह उसे एक युग के समान लगे थे। सतरंगी सपनों से बोझिल पलकें और हृदय कंवल पर झिलमिलाते उस कण लिए जब वो पहली रात रवि के सानिध्य में आई थी, तो उसकी तत्स्थता और बेरुखी के कठोर धरातल से टकराकर सतरंगी स्वप्न चूर चूर हो गए थे। मरुभूमि पर गिरकर उस कण सूख गए थे। वो चाहती थी कि पूछे रवि से, क्यों वो इतना बुझा बुझा और नीरस रहता है, पर संकोचवश कुछ भी न पूछ सकी। नवविवाहित जोड़े की तरह न हंसी ठिठोली, न मान मनोहार और न घूमना फिरना। मात्र पति धर्म की औपचारिकता ही पूरी करता रहा रवि उसके साथ। कुछ दिनों बाद उसकी नंद अनु आई थी। उससे इतना पता चला था कि रवि बहुत मुश्किल से इस विवाह के लिए राजी हुआ था। रवि और श्रुति के पिता मित्र थे। श्रुति के शांत स्वभाव और घर के कामकाज में निपुण होने के कारण वो उसे काफी पसंद करते थे और अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। उन्होंने रवि से उसकी राय पूछी तो रवि ने इनकार करते हुए कहा था, नहीं पापा, मुझे ऐसी घरेलू लड़की से शादी नहीं करनी है, इस आधुनिक युग में जिसकी पहचान ही रसोई हो। तुम कहना क्या चाहते हो? श्रुति पढ़ी लिखी नहीं है? साहबजादे एमए करने के पश्चात उसने इसी साल जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है। किया होगा पापा, किंतु लगती वो एकदम घरेलू है। साथ ही रंग भी उसका सांवला है। पापा, मैं ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो खूबसूरत और स्मार्ट हो, मेरे शक्ल में भली भांति मूव कर सके, जिसमें कुछ अलग हटकर हो, जो उसके व्यक्तित्व की पहचान हो। बेटा, श्रुति और उसका परिवार हमारा देखा भाला है। वो हमारे परिवार में आसानी से घुल मिल जाएगी और तुम्हारे अनुरूप ढल भी जाएगी, रवि की मम्मी ने समझाया था। घर वालों के अत्यधिक जोर देने पर रवि ने विवाह तो कर लिया था, किंतु वो अभी तक मन से श्रुति को स्वीकार नहीं कर पाया था। इसी कारण वो उसके साथ कहीं आता जाता भी नहीं था। श्रुति रवि को प्रसन्न रखने का, अपनी ओर आकर्षित करने का भरसक प्रश्नवाचक चिन्ह करती, किंतु उसके सारे प्रयास विफल थे। वो नहीं समझ पा रही थी आखिर उसे किस कसूर की सजा मिल रही है। उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं थी जिससे वो अपना दर्द कह सकती। रवि के ऑफिस जाने के पश्चात वो इंटरनेट खोलकर बैठ जाती थी। इंटरनेट पर ही उसकी मुलाकात संजय से हुई और वो उसका अच्छा नेट फ्रेंड बन गया था। श्रुति की भांति उसकी भी साहित्य में रुचि थी। जब मन अशांत होता तो अक्सर वो संजय से मन की बात कह देती थी। अपनी लिखी रचनाएं भी वो उसे पढ़वाती। संजय द्वारा प्रोत्साहित होकर श्रुति वे रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में भेजने लगी थी।
अभी हाल ही में उसकी पहली कहानी देश की जानी मानी पत्रिका में छपी थी, किंतु उसने रवि को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। रवि की व्यस्त जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन रवि के घनिष्ठ मित्र प्रशांत ने रवि से कहा, यार, तू इतनी देर तक ऑफिस में बैठा काम करता रहता है और श्रुति घर में प्रतीक्षा करती रहती है। कुछ तो उसकी भावनाओं का ख्याल कर। रवि ने एक ठंडी सांस भरी। क्या ख्याल करूं? जबरन थोपे हुए रिश्ते जिंदगी पर एक बड़ा बोझ होते हैं प्रशांत, जिन्हें निभाने में कितनी घुटन होती है, इसका एहसास तुम्हें नहीं हो सकता। तुम्हें जीवन में सब कुछ मिला दोस्त, जिससे प्यार करते थे विवाह भी उसी से हुआ, किंतु मुझे क्या मिला? जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया मैं। प्रशांत बोला, मैं जानता हूँ तुमने जीवन में चोट खाई है, किंतु परिस्थितियों से समझौता करने में ही भलाई है। जो नहीं मिला उसका अफसोस करने से बेहतर है जो कुछ हमारे पास है उसी में सुख तलाशा जाए। श्रुति में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे उसके साथ बांध सके। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं होती। उनमें दूसरे गुण भी होते हैं जो उनका व्यक्तित्व निखारते हैं। तुम कैसे कह सकत हो कि श्रुति में कोई गुण नहीं? तुम उससे मतलब ही कितना रखते हो? रवि, सच तो यह है कि तुम श्रुति में चारू को तलाश रहे हो, इसलिए उसके गुण देखना ही नहीं चाहते। प्रशांत चला गया, किंतु रवि को बेचैन कर गया। उसने कार स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। उसके हाथ स्टीयरिंग घुमा रहे थे, किंतु दिमाग में विचारों का झंझावात चल रहा था। रह रहकर गुजरे पल याद आ रहे थे। उन दिनों वो एमबीए कर रहा था। एक दिन वो कार से पापा के ऑफिस जा रहा था। रात भर तेज बारिश होने के कारण सड़क पर जगह जगह पानी था। ज्यों ही उसकी कार ने दाईं ओर टर्न लिया, उसे एक तेज चीख सुनाई दी। रवि ने घबराकर ब्रेक लगा दिए। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी आग्नेय नेत्रों से उसे घूर रही थी। सड़क को क्या अपने बाप की जागीर समझ रखा है? गाड़ी देखकर नहीं चला सकते? आंखें हैं या बटन? सारे कपड़े खराब कर दिए। ओह, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी माई फुट। लड़की ने मुंह बिचकाया। रवि ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वो पापा के केबिन में घुसा, आश्चर्यचकित रह गया। सामने वही लड़की खड़ी पापा से बातें कर रही थी। उसे देख वो बोली, ओह, तुम यहाँ भी आ गए। सर, यही है वो स्टूपिड जिसने मेरे कपड़े खराब कर दिए। यह स्टूपिड मेरा बेटा है, अब तुम अपना काम करो। सकप का वो बाहर चली गई। रवि जब बाहर निकला, उसके समीप आकर वो बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं था। अब सर के कोई बात नहीं। मुझे रवि कहते हैं। मैं चारू, आपकी कंपनी में टाइपिस्ट हूँ। मुस्कुराते हुए उसने रवि से हाथ मिलाया। रवि को उसकी यह बेबाकी भा गई। पहली नजर में ही उसे वो अच्छी लगी थी। अब वो अक्सर ऑफिस आकर चारू से मिलने लगा था। धीरे धीरे रवि और चारू का प्रेम परवान चढ़ने लगा। मुलाकातों का सिलसिला इतना बड़ा कि बात रवि के पापा के कानों तक पहुंची। उन्होंने कहा, सुना है आजकल तुम चारू के साथ घूमते फिरते हो। देखो बेटा, चारू अच्छा? प्रश्नवाचक चिन्ह। लड़की नहीं है। तुमसे पहले भी ऑफिस के कई लड़कों के साथ उसका नाम जुड़ चुका है। पापा, लोग तो किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं। मैं लोगों की परवाह नहीं करता। मैं चारू से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। पापा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। दृढ़ स्वर में वो बोले थे, देखो, यह करियर बनाने का समय है। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर शादी की बात करना। रवि ने पापा की बात पर ध्यान नहीं दिया, किंतु कुछ दिनों बाद चारू ने शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से शादी कर ली। रवि का दिल टूट गया। उसे चारू से बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। एमबीए करने के बाद उसे मुंबई में नौकरी मिली। 2 साल बाद पापा ने जबरन श्रुति से उसका विवाह कर दिया। सोचते सोचते घर आ गया। घर में प्रशांत और उसकी पत्नी को देख वो हैरान हो उठा। तुम लोग यूं अचानक? आज कोई खास बात है क्या? किस दुनिया में खोए रहते हैं भैया? आज श्रुति का जन्मदिन है। रवि खामोश रहा, किंतु प्रशांत के जाते ही श्रुति पर बरस पड़ा। मुझे सुबह नहीं बता सकती थी? आज तुम्हारा जन्मदिन है। दूसरों के सामने अपमानित करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं तुम्हारी उपेक्षा करता हूँ, तुम पर जुल्म करता हूँ। श्रुति चुपचाप वहां से चली गई। उस रात वो सोचती रही,
क्या उसकी सादगी, उसका सांवला रंग उसके लिए अभिशाप है? क्या उसे पति का प्यार कभी नसीब नहीं होगा? रवि सुंदर पत्नी चाहता था, तो उसने माँ बाप की इच्छा के आगे घुटने क्यों टेके? क्या सारी जिंदगी उसे घुट घुट कर जीना होगा? नहीं, उसे जॉब करनी चाहिए। संजय कई बार उसे जॉब करने की सलाह दे चुका था। अगले दिन दोपहर में श्रुति संजय के साथ चैटिंग करने बैठी, तो उसने कहा, संजय, क्या तुम जॉब दिलवाने में मेरी मदद कर सकते हो? तुम चिंता मत करो, अपनी कंपनी में ही तुम्हें लगवा दूंगा। कल शाम तुम मुझे चाइनीज रेस्तरां प्रश्नवाचक चिन्ह में मिलो, किंतु मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैं गुलाबी सूट पहनकर आऊंगी, श्रुति बोली। अगले दिन चाइनीज रेस्तरां पहुंचने पर श्रुति का मन घबरा रहा था, किंतु जॉब की खातिर उसे संजय से मिलना ही था। संजय ने बताया था, हॉल में वो 5 नंबर की टेबल पर बैठा होगा। श्रुति करीब पहुंचकर बोली, हेलो। चेयर पर बैठा व्यक्ति जैसे ही मुड़ा, उसे देख श्रुति चिहुन को उठी, रवि तुम? अचरज से रवि की आंखें फैल गई। कठोर स्वर में वो बोला, श्रुति, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जॉब के सिलसिले में अपने नेट फ्रेंड से मिलने आई हूँ, घबराहट में वो बोली। प्रशांत, जो रवि के साथ वहाँ आया था, श्रुति की बात सुनकर बोला, भाभी, क्या आप अपने नाम से चैटिंग करती हैं? नहीं, सुरभि के नाम से। क्या? रवि का मुंह खुला रह गया। तुम्हारे उस नेट फ्रेंड का नाम क्या है, संजय? श्रुति के बोलते ही प्रशांत खिलखिलाकर हंस पड़ा। भाभी, कुछ समझिए आप, आपका रवि ही आपका नेट फ्रेंड संजय है। जिस तरह आप नाम बदलकर चैटिंग करती रही, उसी तरह रवि भी संजय के नाम से आपसे चैटिंग करता रहा। यह भी खूब रही, अनजाने में ही सही, तुम दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात तो कही। प्रशांत ने सबके लिए मंचूरियन ऑर्डर करके कहा, चैटिंग के माध्यम से तुम दोनों एक दूसरे को समझे। रवि, तुमने सुरभि को कभी नहीं देखा था, किंतु तुम उसकी साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित थे। विवाह के बाद तुमने श्रुति पर ध्यान दिया होता, तो तुम्हें ये गुण पहले ही दिखाई दे जाते और श्रुति तुम्हें भी पता चल गया न कि तुम्हारा पति इतना नीरस नहीं। कुछ देर बाद दोनों घर लौटे। घर आकर दोनों खामोश थे। रवि को लग रहा था, उसने श्रुति को उपेक्षित करके कितनी बड़ी भूल की। उसका अवचेतन मन आज तक श्रुति में चारू को तलाश रहा था, किंतु आज उसकी नजरों में सुंदरता की पर भाषा बदल चुकी थी। उसने गौर से श्रुति की तरफ देखा। गुलाबी सूट में उसका सांवला रूप और भी निखर गया था। चैटिंग के माध्यम से उसने श्रुति के मन की थाह पाली थी। उसके विचार कितने सुलझे हुए थे, सोच कितनी परिपक्व थी। अब तक वो सोचता था, कितना पाषाण हृदय होगा वो व्यक्ति जो इतनी अच्छी लड़की की उपेक्षा करता था। अब यह जानकर कि वो पाषाण व्यक्ति वो स्वयं था, उसे स्वयं पर ग्लानि हो रही थी। रात में रवि कमरे में आया। श्रुति एक पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। मन की भावनाओं पर काबू पाते हुए वो बोला, श्रुति, मैं तुम्हें बहुत सीधी सादी समझता था। तुम्हें पता नहीं था कि मैं ही संजय हूँ। विवाहित होते हुए भी एक अनजान लड़के से चैटिंग करके अपने मन का हाल कहती रहीं। यहाँ तक कि उसे रेस्तरां में मिलने भी चल दी। श्रुति का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वो बोली, बस रवि, बहुत हो चुका। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। तुम भी तो विवाहित हो, तुम्हें भी पता नहीं था मैं सुरभि हूँ, फिर तुम क्यों चैटिंग करते रहे? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम पुरुष हो, तुम्हारे लिए सब सही है और मैं औरत हूँ, इसलिए मेरे लिए सब गलत? नहीं रवि, मैं कल ही तुम्हारे पापा मम्मी से पूछूंगी, तुमसे विवाह करवाकर उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों खराब की। अचानक रवि मुस्कुरा दिया। स्नेह से श्रुति के हाथ थामकर बोला, श्रुति, मुझे माफ कर दो। मैं यही देखना चाहता था, इतने गुणों के अलावा तुम में फाइटिंग स्पिरिट है या नहीं, जो हर लड़की में होनी चाहिए। श्रुति आश्चर्य से रवि को देखने लगी। रवि ने श्रुति को गले से लगा लिया। श्रुति की आंखों में सतरंगी स्वप्न झिलमिला उठे। कल तक वो रवि से कितनी दूर थी और आज कितनी पास आ गई थी।